हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने आज का टॉपिक जो है वो रहने वाला है फिजिक्स के अंदर है प्रकाश। तो आज अपने इस प्रकाश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और प्रकाश से संबंधित एग्जाम में आपको प्रश्न जो देखने को मिलने वाले हैं वो आपको 2 से लेके 5% के बीच में आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले वाले टॉपिक अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं लगाए हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाके पहले उन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लें और उसके बाद इस प्रकाश को लगाएं। और प्रकाश एक ऐसा टॉपिक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है और इससे आपको एग्जाम में पेट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और फिक्स क्वेश्चन है भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज अपने जो क्लास रहेगी वो पूरी थ्योरी की रहेगी और उसके बाद अपनी जैसे ही ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी पूरा थ्योरी जो है चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपनी इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और क्वेश्चन आंसर वो देखेंगे, पहले जो पीछे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो प्रकाश देखो क्या होता है। प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। मैंने एक बार ऑफलाइन क्लास में पूछ लिया कि प्रकाश क्या है, तो सामने एक टाबर खड़े और बोले क्या गुरुजी प्रकाश लाइट है। मैंने कहा लाइट क्या है? क्या गुरुजी लाइट प्रकाश है? तो वो नहीं है, लाइट है और प्रकाश यानी कि ये क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ये क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों किस रूप में, याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, मुख्य बात है, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है, याद रखना है, इस बात को हमेशा याद रखें। समांगी माध्यम में प्रकाश की किरणें सरल रेखाओं में चलती है और जो प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहलाता है। जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, मतलब जिनसे प्रकाश मिलता है अपने को, जिनसे प्रकाश से मिलता है वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, तारे है, बल्ब है, मोमबत्ती है आदि, ये सारे क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। क्या? प्रकाश के स्रोत हैं। नेक्स्ट देखें, सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा की उत्पत्ति अनियंत्रित, याद रखना है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पत्ति हुई है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण उत्पन्न हुआ है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं उनके परमाणुओं के नाभिक जो होते हैं, नाभिक उनके जो केंद्र होते हैं, उन केंद्रों को आपस में जब जोड़ते हैं तो जोड़ने की जो प्रक्रिया है तब क्या होता है? जो उत्पत्ति होती है, जिसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के समस्थानिकों का जो उपयोग है वो किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन के समस्थानिक। हम हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 पढ़ते हैं। कितने समस्थानिक है इसके? 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। कितने हैं? 3 समस्थानिक है, याद रखने हैं। सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है, ध्यान रखना है। सूर्य जो है ये सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह समय भी प्रकाश का उत्सर्जन करती है उनको हम क्या बोलते हैं? दीप्त पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। रात्रि को चंद्रमा से प्राप्त होने वाला प्रकाश वास्तव में सूर्य का ही प्रकाश होता है। किसका प्रकाश है? सूर्य के कारण ही चंद्रमा जो है वो चमकता है, न कि चंद्रमा का प्रकाश है वो। तो चंद्रमा में समय का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए दीप्त पिंड नहीं है ये। सूर्य क्या है? अदीप्त पिंड है, याद रखना है। सॉरी, चंद्रमा अदीप्त पिंड है। क्या है? अदीप्त पिंड है, ध्यान रखना है। यानी कि इसका समय का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा अदीप्त पिंड है, याद रखना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर किसके द्वारा पहुंचता है? विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। मैंने आपको इससे पीछे वाले चैप्टर में भी बताया था किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग 499 सेकंड या फिर 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है।
कितना? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। देखो ये जो समय है ये समय अलग अलग होता है, ये याद रखना है। मैंने यहां लिख दिया सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में 8 मिनट 14 सेकंड से लेके 42 सेकंड के बीच में होता है। कहीं आपको देखने को मिल सकता है 8 मिनट 14 सेकंड, कहीं आपको देखने को मिल सकता है 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं आपको 20 सेकंड, कहीं आपको 19 सेकंड। तो ये कितना होता है? यानी 8 मिनट से लेके 8 मिनट 14 सेकंड से लेके 42 सेकंड के बीच का होता है। समझ गए? ये बात निर्भर करती है कि उसका जो वातावरण है वो वातावरण कैसा है, उस वातावरण पर निर्भर करता है। उस हिसाब से इसका समय जो है वो सेकंडों में कम ज्यादा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए परीक्षा में विकल्पों को देखकर हल करना है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.26 सेकंड लेता है, यानी कि 1.26 सेकंड का समय लेता है। याद रखना है ये, अगर चंद्रमा का प्रकाश से जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है तो 1.26 सेकंड है, याद रखना है। प्रकाश की प्रकृति के बारे में 2 सिद्धांत प्रचलित है। कितने? 2 सिद्धांत प्रचलित है। कौन कौन से सिद्धांत है? एक तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत है और एक प्रकाश का तरंग सिद्धांत है। एक तो कौन सा है? तरंग सिद्धांत है और एक कौन सा है? कणिका सिद्धांत है। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है, जिसे उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो ऐसा माध्यम जिसमें द्रव्य जो है वो होना जरूरी नहीं है। यह सिद्धांत 1678 में कब दिया? 1678 ने किसने दिया? हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। यह बात कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, तो आपने अच्छे से नाम जो है याद कर लेना है। जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। कब दिया था? 1678 में दिया था। कब दिया था? 1678 में दिया था। कणिका सिद्धांत जो है प्रकाश कणों का बना होता है। किसका बना होता है? कणों का बना होता है, जो अत्यंत उच्च चाल से सीधी रेखा में परगमन करता है। यह सिद्धांत भी 1678 में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। याद रखना है, कणिका तो न्यूटन के द्वारा है और जो तरंग सिद्धांत है ये किसके द्वारा है? हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। मूल कण जो होते हैं, जो प्रकाश को परिभाषित करता है, उनको बोलते हैं अपने फोटोन। फोटोन का मतलब है प्रकाश जो है वो बंडल के रूप में चलता है। किसके रूप में? बंडल के रूप में चलता है। बंडल के रूप में चलता है। इस तरीके से प्रकाश जो है वो एक बंडल के रूप में इस तरीके से चलता है। इस तरीके से बंडल के रूप में चलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं कौन सी होती है, या माध्यम जो है वो कौन से होते हैं। तो वस्तुओं में से प्रकाश गुजरने के लिए आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। समझ गए? हाँ जी। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी है? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश अच्छी तरह से गुजर सकता है। आर पार अपने देख सकते हैं, जिसमें आर पार देख सकते हैं। समझ गए? जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कांच, वायु, साफ जल, कुछ प्लास्टिक भी इसमें शामिल है। कुछ ऐसी प्लास्टिक भी है जिनसे अपने आर पार देख सकते हैं। समझ गए? तो वो कौन सी है? पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। कौन सी? पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। अपारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश नहीं गुजरता है। जिनमें से प्रकाश नहीं गुजरता है, जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तु जो है उनको हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जैसे धातुएं हैं, लकड़ी है, गत्ता है, पत्थर है, ईंट है, बालू है, ये सारे के सारे क्या है? अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। पारभासी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती है। यानी कि आंशिक रूप का मतलब है यानी कुछ मात्रा में प्रकाश को दूसरी तरफ जाने देती है। समझ गए? हाँ जी। तथा जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तु हमें पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी कि अपने को धुंधले रूप में दिखाई देती है। वो किस रूप में? धुंधले रूप में दिखाई देती है, उनको अपने बोलते हैं पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच होता है, दूसरी तरफ दिखता तो है उससे, लेकिन
थोड़ा धुंधला दिखता है, तेल लगा पेपर है, बटर पेपर है आदि, ये सारे के सारे क्या है, पारभासी वस्तुएं हैं। कौन सी है, पारभासी वस्तुएं हैं। छाया का बनना, छाया का बनना देखो, छाया का बनना क्या होता है, छाया देखने के लिए किसी प्रकाश स्रोत का होना जरूरी है। पहली बात तो क्या, छाया देखने के लिए प्रकाश होना जरूरी है, यानी कि प्रकाश लाने के लिए हमें प्रकाश स्रोत चाहिए, है ना। प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु होना भी जरूरी है। दूसरी बात क्या है, पहली बात तो अपने को जो प्रकाश स्रोत है वो होना चाहिए, दूसरी बात है अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार पर या फिर पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, छाया कह देते हैं। क्या कह देते हैं, छाया कह देते हैं। समझ गए। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं यहां और इस साइड से प्रकाश आ रहा है, इस साइड से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश किरणें अभी हमने देखा सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है। तो वो सीधी रेखाएं जैसे ही मेरे से टकराएगी तो टकराने के बाद उनके रास्ते में मैं क्या आ गया, एक अपारदर्शी हो गया। देखो क्या हो गया, अपारदर्शी, यानी कि अपने इसको अवरोधक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अवरोधक भी बोल सकते हैं। तो अवरोधक आने के कारण वो प्रकाश किरणें आगे जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी, तो वो ऊपर से या साइड से निकलने की कोशिश करेगी। तो वो प्रकाश किरणें जैसे ही ऊपर से जाएगी तो मेरी जो आकृति है, इस आकृति का दूसरी तरफ पर्दे पर या दीवार पर क्या बनेगी, एक आकृति बनेगी। वो आकृति ही क्या कहलाती है, छाया कहलाती है। क्या कहलाती है, छाया कहलाती है। ओके। छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में ही बनती है, हमेशा याद रखना है। अभी मैंने बताया जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है तो छाया कहां बनेगी, इस साइड में, यानी कि विपरीत दिशा में बनता है प्रकाश स्रोत के हमेशा। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है परछाया और एक होती है उपछाया। क्या होती है, एक तो परछाया और एक होती है उपछाया। परछाया वो होती है जो गहरी दिखाई देती है अपने को, कैसी, गहरी दिखाई देती है। और उपछाया वो होती है जो अपने को उस गहरी छाया के चारों तरफ, गहरी छाया के चारों तरफ जो कम गहरी हो, जो कम गहरी हो वो छाया दिखाई देती है। तो वो कौन सी होती है, उपछाया। वो कौन सी होती है, उपछाया होती है। ओके, कौन सी होती है, उपछाया। ध्यान रखना है कौन सी है, उपछाया होती है। ये बात याद रखना है, ये बात क्या रखनी है, याद रखनी है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। वस्तु की गहरी छाया को हम परछाया कहते हैं। गहरी छाया के चारों तरफ जो हल्की सी छाया बनती है, यानी कि कम गहरी जो होती है, वो कौन सी होती है, ऊपरी छाया होती है। कौन सी होती है, ऊपरी छाया। उपछाया में आंशिक ग्रहण होता है। उपछाया में क्या होता है, आंशिक ग्रहण जो होता है। आंशिक ग्रहण का मतलब जो कम दिखाई दे अपने को, क्या दे, कम दिखाई दे, वो क्या होता है, आंशिक ग्रहण। देखो यहाँ ये कोई प्रकाश स्रोत है, देखो क्या है, प्रकाश स्रोत है। और यहाँ देखो आपको एक गहरी छाया दिख रही है, तो ये गहरी छाया तो क्या होगी, परछाया। कौन सी होगी, परछाया होगी ये तो। और जो आपको इसके दूसरी चारों तरफ या दोनों तरफ जो देखो अपने को एक हल्की सी छाया दिखाई दे रही है, ये कौन सी होगी, उपछाया। ये कौन सी होगी, उपछाया होगी। देखो ये क्या कहलाएगी, उपछाया। ओके, याद रखना है। और उपछाया में हमेशा ही आंशिक ग्रहण होता है, ये याद रखना है। क्या होता है, आंशिक ग्रहण होता है। ओके, हाँ जी। अब बात कर लेते हैं, हम देखो ग्रहण शब्द आया है तो अपने इस ग्रहण शब्द की बातें कर लेते हैं। देखो तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, अपनी बात ये अच्छे से जानते हैं। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, यानी चक्कर लगा रही है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा है। इस कारण परिक्रमा करते हुए ये तीनों, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। कई बार क्या आ जाते हैं, कि सीधी रेखा में आ जाते हैं। ये एक संयोगवश घटना है और इस संयोगवश घटना के कारण ही क्या बनता है, ग्रहण बनता है। क्या बनता है, ग्रहण बनता है। ओके, ग्रहण को हम दो रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में, दो रूप में। कौन कौन से, एक तो सूर्य ग्रहण और एक क्या पढ़ते हैं अपने, चंद्र ग्रहण। क्या पढ़ते हैं, एक तो सूर्य ग्रहण और एक अपने पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण देखो सीधी सी बात है कि सूर्य ग्रहण का मतलब है, सूर्य जो है वो अपने को
दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, समझ गए। तो सूर्य कब दिखाई नहीं देगा, सूर्य जो है वो अपने को कब दिखाई नहीं देगा। मान लो ये पृथ्वी है और यहां बीच में क्या आ गया, बीच में जो है वो चंद्रमा आ गया। क्या आ गया, चंद्रमा। अब इस सूर्य क्या है, प्रकाश स्रोत है, उससे क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो वो प्रकाश किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पहुंच पाने का कारण क्या है, बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। उस चंद्रमा के अवरोधक होने के कारण वो प्रकाश किरणें ऊपर से या साइड से गुजरने का प्रयत्न करती है। जैसे ही वो साइड से जाएगी तो इससे चंद्रमा की आकृति उस पृथ्वी पर बन जाती है। क्या बन जाती है, पृथ्वी पर बन जाती है। जो उसकी छाया आती है, जो उसकी क्या कहलाएगी, इस चंद्रमा की छाया होगी। तो जहां इसकी छाया गहरी होगी, जहां छाया क्या होगी, इसकी गहरी होगी, वहां तो अपने कहेंगे पूर्ण ग्रहण लगा है। और जहां इसकी छाया हल्की सी होगी उसको हम कह देंगे आंशिक ग्रहण है। क्या है, आंशिक ग्रहण है, यानी कि कम ग्रहण है। समझ गए बात को। और इसकी जो छाया होती है चंद्रमा की, वो छाया अपने को पृथ्वी पर गिरती है, जो दिखाई देती है, भी छाया बन रही है। और अपने को सूर्य जो है वो दिखना बंद हो जाता है। जितना नहीं दिखता है उतना अपने कह देते हैं भी इतना सूर्य ग्रहण लगा है। समझ गए, हाँ जी। तो देख ली, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, चंद्रमा जो है वो क्या है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाए तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस घटना को हम कह देंगे सूर्य ग्रहण। क्या कह देंगे, सूर्य ग्रहण। देखो ये सूर्य है, यहां से ये प्रकाश किरणें जा रही है। देखो क्या जा रही है, प्रकाश किरणें इस तरीके से जा रही है। ये देखो ये प्रकाश किरणें जाएगी। अब जैसे ही ये प्रकाश किरणें जाएगी, बीच में कौन आ गया, बीच में चंद्रमा अवरोधक आ गया, बाधा आ गई बीच में, इनके बाधा आ गई बीच में। तो ये प्रकाश किरणें क्या करेगी, साइड से गुजरने का प्रयत्न करेगी। तो साइड से गुजरेगी तो इसकी आकृति जो है वो यहां बनेगी और इसकी आकृति जो है वो यहां बन रही है। तो वो क्या है, वो छाया है। वो क्या है, छाया है। और छाया हमने पढ़ा दो प्रकार की, कौन सी, एक परछाया और एक उपछाया। एक परछाया और एक उपछाया। परछाया जो होती है वो क्या होती है, गहरी होती है। तो जहां गहरी छाया होगी उसको हम कह देंगे क्या, पूर्ण ग्रहण। और जहां आंशिक होगी उसको हम क्या कह देंगे, आंशिक ग्रहण। ओके, हाँ जी, ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लो, पृथ्वी का कुछ भाग चंद्रमा की परछाया और कुछ भाग उपछाया होता है। परछाया वाले भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण और उपछाया वाले भाग में खंडस सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, यानी आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समझ गए, हाँ जी। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा जो होता है वो एक रिंग के समान दिखाई देने लग जाता है, यानी सिर्फ अपने को इतना एक रिंग सी दिखाई देती है। समझ गए, जो पूरा सूर्य है वो नहीं दिखाई देता है, एक रिंग के समान दिखाई देता है। और उस रिंग को बोलते हैं किरीट। क्या बोलते हैं, किरीट। याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। अब क्या हो जाए, पृथ्वी बीच में आ जाए। पहले तो कौन आया बीच में, जब चंद्रमा बीच में आई। अब कौन आ गया बीच में, पृथ्वी आ गई। इधर मान लो सूर्य है और इधर कौन हो गया भाई, चंद्रमा हो गया। बीच में कौन आ गया, बीच में आ गई पृथ्वी। अब आपको अभी पीछे बताया मैंने कि जो चंद्रमा है इसके खुद का कोई प्रकाश नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है। खुद का प्रकाश नहीं है, ये किसके कारण चमकता है, सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। अब बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गई। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर तो आ रहा है, पृथ्वी पर तो आ रहा है, लेकिन चंद्रमा पे नहीं जा रहे। चंद्रमा पे नहीं जा रहे जिस कारण अपने को चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे। चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे, किसके कारण चमकेगा वो, जब सूर्य का प्रकाश जाएगा तो चमकेगा। अब सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो वो नहीं चमक रहा है। समझ गए, इसको हम कह देते हैं चंद्र ग्रहण। समझ गए, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की छाया में आ जाती है, पृथ्वी की छाया में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। जैसे ये देखो, ये सूर्य है, अब बीच में कौन आ गई, देखो पृथ्वी आ गई। अब सूर्य से ये प्रकाश किरणें आ रही थी। अब ये प्रकाश किरणें अगर यहां चंद्रमा पर जाए तो चंद्रमा चमके। अब इस पे नहीं जा रही है तो ये चमकेगा नहीं, ये चमकेगा नहीं। चमकेगा नहीं तो ये अपने को काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है तो अपने कह देते हैं इसमें चंद्र ग्रहण है। क्या है, चंद्र ग्रहण। ओके, हाँ जी। एक चीज याद रखना है, चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को होता है। कब होता है,
है? पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है? अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या का होता है, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट देख लो, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल की बात करते हैं, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। किसमें? निर्वात। निर्वात क्या होता है? निर्वात, निर्वात वो है जिका में कोई माध्यम ना हो, के वचरो जिका में कोई माध्यम ना हो, यानी बिना माध्यम, बिना माध्यम जो होता है वो क्या होता है? निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात होता है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा, उससे कम गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में होती है। यानी सबसे कम अगर चाल है तो प्रकाश की चाल किसमें? सबसे कम ठोस में। सबसे ज्यादा पूछे तो किसमें है? निर्वात में है। ध्वनि में उल्टा होता है, ये याद रखना है। ध्वनि मैंने यहां साथ में लिख दिया आपको, ये याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ध्वनि में क्या होता है? उल्टा होता है प्रकाश का। अब निर्वात में, इसमें देखो प्रकाश में सबसे ज्यादा है, ध्वनि में सबसे कम होगी। ध्वनि में क्या होगी? सबसे कम होगी। आप एक 9th क्लास में चैप्टर है, 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर एक चैप्टर है ध्वनि वाला। उस ध्वनि वाले में एक प्रयोग दे रखा है, एक प्रयोग दे रखा है। कैसा प्रयोग है? एक इस तरीके की कोई जार लेना है आपने। क्या लेना है? जार ले लेना है। इस जार के अंदर क्या करनी है कि जो कोई घंटी है वो घंटी जो है वो लटका देनी है। क्या कर देनी है? घंटी लटका देनी है। और इसके ऊपर एक छिद्र कर देंगे और इसमें के अंदर जो वायु है, इस वायु को क्या करना है? बाहर निकालना है इस छिद्र के माध्यम से। समझ गए? और जैसे ही ये वायु बाहर निकल जाएगी, वायु बाहर निकल जाएगी तो इस घंटी को बजाते रहना हमने। अब अपने को ये बात कैसे पता चले कि ये जो वायु है वो बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है, कब निकलेगी पूरी? तो इस घंटी को चालू कर देना है, तो घंटी क्या होगी? बजती रहेगी और ये वायु जो है वो बाहर निकलती रहेगी। कुछ समय बाद ये घंटी बजना अपने आप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। घंटी बजना अपने को सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो घंटी बजना सुनाई जब बंद हो जाएगा तो इसका मतलब है इसके अंदर से जो वायु थी, जो माध्यम था वायु, वो निकल गया, यानी कि ये निर्वात हो गया। क्या हो गया? निर्वात हो गया। तो निर्वात हो गया तो अपने को ध्वनि जो है वो सुनाई देना बंद होगी। घंटी तो बज रही है लेकिन उसकी ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देती है, तो इसके अंदर निर्वात आ गया। और निर्वात में क्या होती है? सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है, याद रखना है। ओके। और ठोस में सबसे ज्यादा होती है, यानी बिल्कुल प्रकाश और ध्वनि की जो चालें हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है बिल्कुल का। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, ये भी याद रखना है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होती है? अलग अलग होती है। माध्यम के अपवर्तनांक पर यह बात निर्भर करती है कि उसका अपवर्तनांक कितना है। ओके, हाँ जी। कुछ वस्तुओं की यहाँ जो माध्यम जो लिए मैंने, उन माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल जो है वो बता रखी है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो याद रखना है। नाइलॉन जो माध्यम होता है इसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और रॉक सॉल्ट है, इसमें 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी नाइलॉन और रॉक सॉल्ट में सेम होती है, याद रखना है। कांच, कांच में पूछी जाती है, याद रखना है। कांच में पूछी जाती है, नाइलॉन में पूछी जाती है। ठीक है, तो कांच में कितनी होती है? 2 इंटू 10 की पावर 8 होती है। कितनी होती है? 2 इंटू 10 की पावर 8। पानी में 2.25 इंटू 10 की पावर 8 होती है। तारपीन का तेल, तारपीन के तेल में कई बार पूछा हुआ है, तारपीन के तेल में होती है 2.04 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों हेतु भिन्न भिन्न होता है। अपवर्तनांक जो होता है अलग अलग रंगों में अलग अलग होता है। अपवर्तनांक जो है वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात याद रखनी है। रंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 ही प्रकार के रंग है। तो क्या अल गुरुजी ये बाकी रंग घटू आया थी तो क्यों 3 ही है, तो बाकी रंग भी आया। किया आया? भी देखो किया आया। प्राथमिक रंग, जो मूल रंग है इनको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक रंग बोलेंगे। जो 3 रंग है अपने, कौन से हैं वो 3? लाल, हरा और नीला।
लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग जो है वो कौन से है? प्राथमिक रंग है, यानी कि मुख्य रंग है। इन्हें अलग अलग अनुपात में मिलाने से बाकी जो रंग है उनको अपने उत्पन्न कर सकते हैं, बाकी रंग जो है उनको मिलाने से बन जाते हैं। तो इनको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं RGB। क्या नाम याद रखें? RGB। क्या नाम याद रखना है? RGB याद रह सकता है। प्राथमिक रंग कौन से? RGB। समझ गए? R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू। ओके, या हिंदी में याद रख सकते हो लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। रंगीन टेलीविजन में जो रंग लगे होते हैं, जो ग्रिड्स लगी होती है, वो ग्रिड्स भी किसकी लगी होती है? प्राथमिक रंगों की लगी होती है। किसकी लगी होती है? प्राथमिक रंगों की लगी होती है। ये बात भी एग्जाम में कई बार पूछी हुई है। जो टेलीविजन के अंदर जो रंगीन टेलीविजन होता है उसमें जो ग्रिड्स लगी होती है, उस ग्रिड्स में कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है? तो कौन से रंगों का उपयोग होता है? उसमें प्राथमिक रंगों का उपयोग होता है। और प्राथमिक रंग है कौन से? अपने RGB। कौन सा है? RGB है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है द्वितीयक रंग कौन से अपने? ये द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से बनते हैं। प्राथमिक जो रंग हमने RGB देखा, RGB को आपस में अलग अलग अनुपात में अगर मिलाएंगे अपने तो दूसरे रंग बन जाएंगे, और दूसरे रंगों को हम कहेंगे द्वितीयक रंग। कौन से आते हैं उसमें? बैंगनी, पीला और पिकॉक ब्लू। कौन सा? बैंगनी, पीला और पिकॉक ब्लू आ जाता है, जिसे अपने MYC याद रख सकते हैं। MYC क्या? MYC याद रख सकते हैं। M का मतलब मैजेंडा और Y का येलो और C का साइन याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो बैंगनी, या इसको रानी रंग भी बोलते हैं अपने बैंगनी को। बैंगनी को कौन सा? रानी रंग भी बोलते हैं। पीला और पिकॉक। कौन सा? पिकॉक। या रह जाएगा आपको? हाँ जी। नेक्स्ट है बाकी जो रंग है वो किस में आ जाते हैं? पूरक रंग में। बाकी जो रंग है वो किस में आ जाएंगे? पूरक रंग में आ जाएंगे। क्या गुरुजी मैं तो डर गया, मैं तो यहाँ सोचो क्या है 3 तो प्राथमिक है, 3 ही द्वितीय है, बाकी गिन गया। तो बाकी बे सारा किम आ जाए? पूरक में। किम आ जाए? पूरक में आ जाए। ओके, हाँ जी। तो जब प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त हो तो उनको हम बोलते हैं द्वितीय पूरक रंग। कौन से बोलते हैं? श्वेत रंग। कौन से? श्वेत। इस श्वेत पर मैं आगे बात करूंगा आपसे। ठीक है, जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करती है वह श्वेत दिखाई देती है। जो सभी रंगों को क्या कर दे? परावर्तित कर दे, वो कौन सी होती है? श्वेत होती है। कौन सी होती है? श्वेत होती है। अरे श्वेत है ये, सफेद नहीं है। ठीक है, क्या जी सफेद? ओ यहाँ किया लिख दियो गुरुजी थे, तो सफेद सफेद नहीं है, ये श्वेत है। क्या है? श्वेत है। और जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है वह काली होती है। वो कौन सी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। इसलिए जब लाल गुलाब को, ध्यान दें, जब लाल गुलाब को हरे शीशे में देखते हैं, किसमें? हरे शीशे में देखते हैं, तो वह काला दिखाई देता है। कौन सा? काला दिखाई देता है। आप आज ट्राई कर देखियो। क्या करना है? इस चीज को ट्राई करना है अपने घर पे। ओके, हाँ जी। इस प्रकार जो वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह उस रंग को परावर्तित करती है, शेष रंगों को वो क्या करती है? अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है। नीले, हरे और लाल प्राथमिक रंगों को मिलाकर अन्य रंग जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन से हैं वो देखो। ये देखो अन्य रंग जो है वो आपको मैंने एक चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यहां अपने पास R ले लिया, और यहां अपने B ले लिया, और यहां अपने G ले लिया। आपको बताया था RGB अभी मैंने, समझ गए? हाँ जी। अब इनको आपस में मिलाएंगे, जब R और B को मिलाएंगे तो अपने पास मेजेंडा बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? बैंगनी बन जाएगा, M बन जाएगा। जब अपने R और G को, यानी कि लाल और हरे को मिलाएंगे तो अपने पास कौन सा बन जाएगा? येलो बन जाएगा। कौन सा? येलो बन जाएगा। ठीक है, और जब अपने नीले और हरे को मिलाएंगे तो श्यान बन जाएगा, पिकॉक बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? पिकॉक बन जाएगा। आज ट्राई कर देख लियो करे, या तो एक आधा जूत गा लियो थे। मेरो तो कही हो ना लाठी, मेरो तो कही हो ना क्या गुर्जा के हो क्या चीज थे, क्या वो मिलार देख लियो तो घरे वो मनार देख लियो, कोई एक आधो भंडो जी को है वो कर दियो, लपेट दियो एक आधो। ठीक है, तो अब आगे जब अपने इन दोनों को अगर मिलाते हैं, नीले को और पीले को,
नीले और पीले को मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा, यानी कि श्वेत रंग बन जाएगा। कौन सा श्वेत रंग है, ये सफेद नहीं है, श्वेत है। ये क्या है, श्वेत है। श्वेत का मतलब होता है 7 रंगों का समूह है, 7 रंगों का समूह है, 7 रंगों का समूह है, क्या कहलाता है, श्वेत होता है, याद रखना है। यानी कि यहां अलग रंग बनेगा आपको, और जैसे यहाँ पे M और G को मिलाएंगे तो भी एक अलग रंग बनेगा, जिसको अपने श्वेत कह सकते हैं कि वो 7 रंगों के समूह में आ जाएगा। यानी कि यहां से 7 रंग निकाल सकते हैं, बने कितने, 7 रंग बना सकते हैं। देखो तीसरा, ये पहला हो गया, देखो यहां इन दोनों को जब मिलाएंगे पहला रंग बन गया, इन दोनों को मिलाएंगे दूसरा रंग बन जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तीसरा रंग बन जाएगा। कौन सा, तीसरा रंग बन जाएगा। अब इनको भी आपस में अपने मिला सकते हैं, इनको मिलाएंगे आपस में तो एक अलग और रंग बनेगा, इनको आपस में मिलाएंगे तो एक रंग और बनेगा, और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक रंग और बन जाएगा अपने पास। यानी कि अलग अलग इनको मिला के देखेंगे तो अलग अलग रंग अपने को दिखाई देंगे, तो इसलिए इनको बोल दिया गया श्वेत। क्या बोल दिया गया, श्वेत बोल दिया गया। यानी कि 7 रंग बन जाएंगे यहां पर, अलग अलग कितने रंग बना सकते हैं, बने 7 रंग। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, रंगों का मिश्रण देखो जब लाल और नीला मैजेंडा बन जाएगा, हरा और लाल करेंगे तो पीला बन जाएगा, नीला और हरा मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा अपने पास, पीकॉक बन जाएगा, नीला और पीला मिलाएंगे तो सफेद यानी कि श्वेत बन जाएगा। कौन सा, श्वेत बन जाएगा यहाँ पर। और जब हरा और बैंगनी तो भी श्वेत का रंग आ जाएगा यहाँ पर, श्वेत वाला, श्वेत समूह के अंदर जो रंग बनेगा वो आ जाएगा। लाल और श्यानों को मिलाएंगे तो भी श्वेत वाला बन जाएगा। समझ गए, अभी देखा हमने डायग्राम के माध्यम से। जब इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो भी श्वेत वाला बन जाएगा। देखो तीनों को भी मिला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 को मिलाना है, आप 3 को भी आपस में मिला सकते हैं। कितने को, 3 को। जब इन तीनों को मिलाएंगे तो भी कौन सा बन जाएगा, श्वेत बन जाएगा। यानी कि ये श्वेत रंगों के समूह हैं, यहाँ सफेद नहीं है, याद रखना है। कौन से रंग बनेंगे यहाँ पर, श्वेत रंगों का समूह आएगा। यानी कि अलग अलग रंग आपको दिखाई देंगे और उन रंगों को अपने श्वेत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, श्वेत बोल देते हैं। आंखों की सर्वाधिक संवेदनशीलता नीले रंग के प्रति होती है। बात ध्यान रखियो जरूर, के बात है, अपरली आंखें वाली बात है। अपरली आंखें देख रहे हैं, सारा ज्यादा किन कैच करे, नीले रंग ने, किने, नीले रंग ने कैच करे आंखें। तो क्या गुरुजी मार ली तो नीला ने कौन करे, मार ली तो लाल का नहीं ज्यादा जावे के, तो लाल का नहीं कौन जावे, बहुत अपनी साइको है लाल का नहीं, तो समझ गए। तो किसकी ओर जाती है, नीले रंग की ओर। किसकी ओर है, नीले रंग की ओर जाती है। नेक्स्ट देखें, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। ये लो वर्ण विक्षेपण। ओके, हाँ जी। जब किसी प्रिज्म पर मिश्रित प्रकाश की या फिर श्वेत प्रकाश की, ये देखो यहां देखो मैंने क्या लिखा, मिश्रित प्रकाश की। मिश्रित प्रकाश मतलब कई रंगों का समूह है, जिसको श्वेत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, श्वेत भी बोल सकते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद कई रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश की किरण के रंगों में विभक्तीकरण जो घटना है, उस घटना को हम क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। इस रंगीन पट्टी में 7 रंग होते हैं। कितने रंग, 7 रंग होते हैं। और इस रंगीन पट्टी को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। याद रखना है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जो वर्ण विक्षेपण में 7 रंगों की एक पट्टिका बनती है, उस पट्टिका को क्या कहते हैं, तो उस पट्टिका को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो कैसे बनती है वो पट्टी। ये देखो, एक हमने क्या ले लिया, कांच का प्रिज्म ले लिया। क्या ले लिया, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म ले लिया। जैसे ही इसके ऊपर एक कोई प्रकाश किरण आपतित करवाई अपने, जैसे ही आपतित करवाई तो इसे सतह से टकराकर, प्रिज्म की इस सतह से टकरा करे वो क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित होकर चलेगी आगे, तो आगे वाली सतह से फिर टकराएगी वो, और फिर टकराकर फिर वो क्या हो जाएगी, अलग अलग रंगों में बंट जाएगी। इस तरीके से अलग अलग रंगों में क्या हो जाएगी, बंट जाएगी। और यहां एक पट्टी दिखाई देगी अपने को, अलग अलग रंगों की क्या दिखाई देगी, एक पट्टी दिखाई देगी। और इस पट्टी को कहेंगे अपने स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। और इस पट्टी के अंदर
जो रंग होंगे उन रंगों का जो क्रम होगा वो क्रम यही होगा। क्रम आपने याद रखना है। क्रम क्या होता है, आप यहां आसमानी की जगह जामुनी भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? जामुनी भी पढ़ सकते हो। तो क्या आ जाएगा? बेनिजा हैप्पीनाला। बेनिजा हैप्पीनाला, क्या नाम याद रखना है? बेनिजा हैप्पीनाला। बैंगनी, नी का नीला, आ का आसमानी या जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और कौन सा हो जाएगा? लाल। ओके, हाँ जी, मैंने यहां लिख दिया है बेनिजा हैप्पीनाला। बेनिजा हैप्पीनाला, बेनिजा नीजा बनाओ, बेनिजा हैप्पीनाला, सही कर लो, बेनिजा हैप्पीनाला। कौन सा? बेनिजा हैप्पीनाला। ओके, याद रख सकते हैं आप। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। यहां निष्कर्ष से क्वेश्चन जो है वो लिए जाते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें। सफेद प्रकाश जो होता है, सफेद प्रकाश मुख्यतः 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको अपने सफेद प्रकाश से के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन, विचलन का मतलब है फैलना। विचलन का मतलब फैलना, जिस कोण से फैल रहा है वो सबसे ज्यादा कोण से फैल रहा है। कौन सा? बैंगनी। देखो यहां बैंगनी, देखो सबसे ज्यादा यहां कोण बना रहा है। कोण देखो यहां कोण सबसे ज्यादा कोण किसका है? बैंगनी रंग का कोण सबसे ज्यादा है। ओके, हाँ जी। जबकि लाल रंग का विचलन है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है, याद रखना है। बैंगनी प्रकाश में तरंग धैर्य, तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, क्या पढ़ेंगे इसको? तरंग धैर्य। क्या पढ़ेंगे? तरंग धैर्य न्यूनतम होती है और कणों से टकराकर बिखरने की जो संभावना होती है वो सबसे ज्यादा होती है। बिखरने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा होती है। ओके, उदाहरण, इंद्रधनुष का दिखाई देना, वर्षा के जल की बूंदें जो प्रिज्म की भांति कार्य करती है, तो जिसके कारण अपने को रेनबो है वो दिखाई देता है। तो रेनबो का दिखाई देना इसी की घटना है। ओके, हाँ जी। पीले प्रकाश का विचलन लाल व बैंगनी प्रकाश के बीच का होता है, ध्यान रखना है। मध्यम जो विचलन है वो किसका है? पीले रंग का है। किसका है? पीले रंग का है। अतः पीले रंग को मध्यमान रंग भी कहा जाता है। कौन सा? मध्यमान रंग भी कहा जाता है। ओके, यहाँ कुछ अलग अलग जो रंग के प्रकाश है उनकी तरंग दैर्ध्य जो है वो दे रखी है आपको। तरंग दैर्ध्य जो है वो दे रखी है। कौन कौन सी है? देखो, बैंगनी, बैंगनी की कितनी होती है? 3900 एरंगस्ट्रॉन्ग से 4460 एरंगस्ट्रॉन्ग होती है। ओके, हाँ जी। जो नीला या जामुनी जो है इसकी कितनी होती है? 4460 एरंगस्ट्रॉन्ग से 4650 एरंगस्ट्रॉन्ग होती है। ऐसी आसमानी, आसमानी की कितनी होती है? 4650 से 5000 के बीच में। हरे की 5000 से 57 के बीच में। पीले की 5700 से 5900 के बीच में। नारंगी की 5900 से 6200 के बीच में। और लाल की 6200 से 7600 के बीच में होती है। तो सर्वाधिक जो होती है वो किसकी है? लाल रंग की। सबसे कम किसकी है? बैंगनी रंग की। यहीं से प्रश्न बनाता है वो, क्या सबसे कम किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है। यही प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंद्रधनुष शब्द आया, देखो इसमें क्या आया? इंद्रधनुष से एक शब्द आया। तो इंद्रधनुष के ऊपर बात करते हैं अपने। किसके ऊपर बात करते हैं? इंद्रधनुष के ऊपर बात करते हैं। इंद्रधनुष एक अर्धवृत्तीय आकृति में प्राप्त सूर्य का क्या है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक के स्पेक्ट्रम में कहा गया है इसको। क्या है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जब वायुमंडल में जल की बूंदें स्पष्ट हो तो उन पर सूर्य के प्रकाश आपतित होने पर जो प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप जो दिखाई देती है घटना, वो अपने क्या कहलाती है? इंद्रधनुष। क्या कहलाती है? इंद्रधनुष से कहलाती है। क्या कहलाती है? इंद्रधनुष से कहलाती है, याद रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, सुबह के समय इंद्रधनुष पश्चिम में, कहा? पश्चिम में। और सायंकाल में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। कब पूर्व दिशा में दिखाई देता है? अब मेरे लतरिया कही ना ध्यान को नहीं, आप पूर्व पश्चिम के हुए, पूर्व पश्चिम हुए किए है। तो पूर्व पश्चिम में बच्चे ध्यान रखें, सूर्य जिस
दिशा से निकलता है, जब उदय होता है तो वो दिशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा होती है। और जब वो अस्त होता है तो वो कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। तो सुबह के समय सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में निकल रहा है, इसलिए जो इंद्रधनुष बनेगा वो किस दिशा में बनेगा? उसके विपरीत यानी कि दिशा में बनेगा। विपरीत दिशा कौन सी हुई उसकी? पश्चिम दिशा। कौन सी हुई? पश्चिम। और पश्चिम दिशा में सूर्य कहाँ है? पश्चिम में है, तो उसकी विपरीत कौन सी हुई? पूर्व दिशा। कौन सी हुई? पूर्व दिशा। तो कहाँ बनेगा? पूर्व दिशा में बनेगा, ये ध्यान रखना है। और दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। अब कई बार पूछ ले, मेरी एक छोटी बच्ची है वो पूछ लेती है कि पापा आज ये बारिश जो हुई है दोपहर में, तो अब वो रेनबो क्यों नहीं बना? तो रेनबो इसलिए नहीं बना क्योंकि उसकी छाया जो है वो नहीं बन रही है, यानी कि जो प्रकाश की जो किरणें आ रही है वो उन बूंदों पर पड़ रही है, तो बूंदों पर पड़ने के बाद उसकी जो छाया है वो नहीं बन रही है, उसका अपवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है। ओके, हाँ जी। तो क्योंकि इंद्रधनुष आसमान में सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है, तो उसकी विपरीत दिशा नहीं है उस समय, वो दिखाई नहीं देता है। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? वही सेम क्रम है जो वर्ण विक्षेपण में हमने पढ़ा। वर्ण विक्षेपण में हमने पढ़ा वही सेम क्रम यहां याद रखना है। कौन सा? बेंजानी, हैप्पी, नाला। बेंजानी, हैप्पी, नाला। ओके, याद रह जाएगी बात। तो देखो ध्यान से, ये देखो ऊपर लाल, उसके बाद है नारंगी, उसके बाद है पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, और फिर कौन सा आ गया? बैंगनी आ गया। देखो कौन सा आ गया? बैंगनी आ गया। ओके, याद रह जाएगी बात है। बेंजानी, हैप्पी, नाला। बेंजानी, हैप्पी, नाला। बेंजानी, हैप्पी, नाला। ओके, याद रह जाएगी। या फिर आप याद रख सकते हो, देखो इसको इंग्लिश में याद रख सकते हो, VIBGYO और R है ना। इसे अपनी बना सकते हैं क्या? विग, जो विग ग्योर, क्या आ जाएगा? विबो ग्योर, ग्योर। देखो VIB, विब, GYOR, ग्योर, क्या बना सकते हो? विबो ग्योर। ओके, या फिर हिंदी में याद रख सकते हो बेंजानी, हैप्पी, नाला। बेंजानी, हैप्पी, नाला। ओके, हाँ जी। नोट याद रखना है, प्रकाश का जल की बूंदों में आंतरिक परावर्तन होने से इंद्रधनुष बनता है। कौन सा? आंतरिक परावर्तन होने से क्या बनता है? हमेशा इंद्रधनुष बनता है। पूर्ण आंतरिक से परावर्तन, पूर्ण आंतरिक जब परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा। इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ये बात याद रखनी है। इंद्रधनुष नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये बात याद रखनी है। कब? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष नहीं बनता है, आंतरिक परावर्तन से ही इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं। देखो प्राथमिक कौन सा होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन, 1 बार आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। 2 बार तो अपवर्तन होगा और 1 बार इसमें क्या होगा? आंतरिक परावर्तन होगा। इसके कारण क्या होगा? प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। इसमें सबसे बाहरी रंग जो होता है वो लाल होता है और सबसे भीतरी रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। कौन सा होता है? बैंगनी होता है। अर्थात प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम लाल से बैंगनी की तरफ होता है, लाल से बैंगनी की ओर होता है, ये याद रखना है। ओके, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार ही तो अपवर्तन होता है और 2 बार ही आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक में तो अपवर्तन तो 2 बार ही होता है, देखो दोनों में, चाहे वो प्राथमिक है चाहे वो द्वितीयक है, 2 बार ही अपवर्तन होगा। और आंतरिक परावर्तन है वो 1 बार हो रहा है तो प्राथमिक है, अगर 2 बार हो रहा है तो द्वितीयक है। तो क्या है? द्वितीयक है। ओके, हाँ जी। इसमें जो बाहरी रंग होता है वो बैंगनी होता है और भीतरी रंग जो होता है वो लाल होता है, यानी कि रंगों का जो क्रम होता है वो उसका विपरीत हो जाएगा, पहले का उल्टा हो जाएगा। ये प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई देता है।
कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष से द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अधिक चमकीला होता है। क्या होता है? अधिक चमकीला होता है। कौन सा? प्राथमिक, याद रखना है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देता है, अपने को कम दिखाई देता है। कहने का मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? ओके गुरुजी, प्रकाश का फैलना, प्रकीर्णन का मतलब क्या है? प्रकाश का फैलना जो है वो प्रकीर्णन है। समझ गए? जब सूर्य के प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो वे वापस से परावर्तित होकर उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? बिखर जाती है। बिखरना है ना, बिखरना या फैलना, फैलना है ना, यही तो क्या है? प्रकीर्णन है। तब इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। अर्थात प्रकाश के धूल कणों का धुएं के कणों से टकराकर चारों ओर या बिखरने की जो घटना है वो क्या है? प्रकीर्णन है। जरूरी नहीं है कि धूल कण हो या जो धूल कण है वो धुएं के कणों से टकराए, गैसीय कणों से भी टकरा सकते हैं। हमारे वायुमंडल में गैसीय कण भी है। तो प्रकाश का उसके मार्ग में कणों द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है? एक टिंडल प्रभाव। आले गुरुजी के आगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा कई बार, आप कोई अपने बंद कमरे में बैठे होते हैं और एक रोशनदान होता है, रोशनदान होता है, उस रोशनदान में से सूर्य का प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है। अपने को सूर्य का प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो घटना है ये टिंडल प्रभाव है। क्या है? टिंडल प्रभाव होती है। या फिर अपने घने जंगल में जाएं, कहां जाएं? घने जंगल में जाएं और उस घने जंगल में से छोटे से छिद्र से कोई जगह मिल जाए थोड़ी सी और उससे प्रकाश आता हुआ अपने को दिखाई देता है। तो ये प्रकाश आता हुआ जो दिखाई देता है यही क्या है? टिंडल प्रभाव है। और इसमें जो कण होंगे आपको देखना, जो प्रकाश के कण होंगे, आपको जो धूल कण है वो उस प्रकाश के माध्यम में इस प्रकार के गति करते हुए दिखाई देंगे। आपको इस प्रकार के गति करते हुए दिखाई देंगे। ये जो गति है ये गति कहलाती है ब्राउनी गति। कौन सी गति? ब्राउनी गति कहलाती है। कौन सी गति है? ब्राउनी गति, याद रखना है। कौन सी गति? ब्राउनी गति कहलाती है, याद रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, लाल रंग अधिक दूरी तक दिखाई देता है। लाल रंग जो होता है ये क्या देता है? अधिक दिखाई देता है, यानी कि लंबी दूरी तक दिखाई देता है। यानी कि इसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का जो फैलना है यानी कि ये सबसे कम फैलता है। और यही कारण है कि जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि दूर से भी वो लाल ही दिखाई दे, यानी कि वो फैले ना। अगर वो फैलेगा तो वो कोई और रंग दिखाई देगा। क्या देगा? और रंग दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और तरंग दैर्ध्य जो होती है वो अधिकतम होती है। ये याद रखना है। तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। तरंग दैर्ध्य क्या? एक प्रकार की दूरी है। एक प्रकार की क्या है? दूरी है ये। तो इसकी जो दूरी है यानी कि लंबी दूरी तक ये दिखाई देता है, लंबी दूरी तक दिखाई देता है। ओके, हाँ जी। इसीलिए खतरे के निशान है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। विभिन्न कणों से अलग अलग किरणें विचलित होती है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, हमने अच्छे से पढ़ा। बैंगनी रंग में तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होती है और प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है। ये बात याद रखनी है। यानी कि जो लाल और बैंगनी है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। ओके, याद रखना है। जैसे इसके कारण कई घटनाएं अपने को दिखाई देती है। कौन कौन सी घटनाएं अपने देखते हैं? देखो, आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत रंगों का बना हुआ है। किसने? श्वेत रंगों का बना हुआ है। तो उनमें श्वेत रंग है, उनमें से जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन क्या है? सबसे कम हो रहा है। बैंगनी रंग का सबसे अधिक हो रहा है। और जो नीला रंग है, नीला रंग जो है उसका प्रकीर्णन क्या है? नीले रंग का प्रकीर्णन भी हो रहा है। अब नीले रंग का प्रकीर्णन होने के कारण जो हमारी आंखें जो है वो नीला रंग जो होता है उसको क्या कर लेती है? कैच कर लेती है और नीला रंग अपनी आंखों तक आता है। इस कारण जो है आकाश जो है अपने को नीला दिखाई देता है। वास्तव में आकाश का रंग जो है यानी कि वास्तविक आकाश का रंग कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। समझ गए? ध्यान रखना है।
सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी इसी की घटना है। देखो सूर्य उदय होता है या अस्त होता है तो अपने को लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो तो क्या है, अधिक है, और उसका प्रकीर्णन क्या है, कम है। तो बाकी रंग तो फैल गए, वो रंग नहीं फैला। ओके, हाँ जी। और देख लो, और भी है, समुद्र है या नदी है या तालाब के जल का नीला दिखाई देना, ये भी इसी की घटना है। मार्गों पर सिग्नल व वाहनों के पीछे की लाइट लाल होती है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ताकि अपने को आगे दिखाई दे दे भी आगे कोई साधन जावे, है ना, कोई वाहन जो है वो जा रहा है। समझ गए? हाँ जी। बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, ये भी इसी की घटना है। अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। प्रकीर्णन कब होगा? जब वायुमंडल होगा तो प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन वायुमंडल होगा तभी होगा, है ना। तो प्रकीर्णन अंतरिक्ष में क्या है? अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, और नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को आसमान जो है वो वास्तविक दिखाई देता है, यानी काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमने प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? देखो प्रकाश का व्यतिकरण एक मैं ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखो ये कोई प्रकाश की किरण है, देखो ये क्या है, एक प्रकाश की किरण है। इस प्रकार से प्रकाश की किरण जो है वो चलती है। ओके, अब इसी के ऊपर एक प्रकाश की किरण और जो है वो आपतित होगी, ये देखो। तो इस प्रकार जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो, जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के ऊपर क्या हो, अध्यारोपित हो, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहेंगे। समझ गए? हाँ जी। देख लो आप, जब समान आवर्ती की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हुई, एक ही दिशा में चलती हुई आपस में आरोपित होती है या अध्यारोपित होती है, तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है और कहीं पर क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है। यह घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। थॉमस यंग ने, याद रखना है, थॉमस यंग ने, यंग के बारे में याद रखना है, यंग ने सबसे पहले 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था। सबसे पहले प्रयोग के रूप में किसने दर्शाया था? तो थॉमस यंग ने दर्शाया था व्यतिकरण को। व्यतिकरण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संपोषी और एक होता है विनाशी। एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। जब दो तरंगे एक ही दिशा, एक ही कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है। इस घटना को हम कहेंगे संपोषी। और विनाशी कब होगा? जब दो तरंगे एक दूसरे के विपरीत कला में क्या हो, अध्यारोपित हो, तो हम क्या कहेंगे? परिणामी विस्थापन या तीव्रता जो होगी वो क्या होगी? न्यूनतम होगी। और न्यूनतम है तो विनाशी व्यतिकरण है। तो क्या है? विनाशी व्यतिकरण है। इसके जो घटनाएं हैं वो कौन सी घटनाएं व्यतिकरण के दिखाई देती है अपने को? देखो साबुन के बुलबुले या फिल्म का रंगीन दिखाई देना, ये व्यतिकरण के कारण है। गीली सड़क पर गिरी तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना, यह भी व्यतिकरण के कारण है। जल की सतह पर गिरे तेल का रंगीन दिखाई देना, यह भी व्यतिकरण के कारण है ना। अब बात करते हैं परावर्तन। अब अपने आते हैं प्रकाश का परावर्तन। किस पर आए? प्रकाश का परावर्तन। समझ गए? हाँ जी। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई एक प्रकाश किरण आ रही है और वो किसी समतल से टकरा जाए, क्या जाए? समतल से टकरा जाए या किसी अवरोधक से टकरा जाए, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो इस प्रकार की जो घटना देखने को मिलती है वो कौन सी होती है? परावर्तन होता है। देख लो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही ग्रह चमकीले दिखाई देते हैं। कौन से ग्रह जो है वो चमकीले दिखाई देते हैं और प्रकृति में वस्तुएं दिखाई देती है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो घटनाएं देखते हैं अपनी, वो भी सारी की सारी कौन सी है? परावर्तन के कारण है। किसके कारण होती है? परावर्तन के कारण घटनाएं होती है। परावर्तन के नियम क्या है? देखो ये प्रकाश की कोई किरण है जो आपतित हो रही है, ये कौन सी होगी? आपतित किरण।
और जैसे ही से ये क्या हो गया, अपना समतल हो गया, अवरोधक हो गया, क्या हो गया, समतल हो गया, इससे टकराई और टकराने के बाद ये देखो वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो ये कौन सी किरण है, ये परावर्तित किरण है। कौन सी, परावर्तित किरण, याद रखना है, परावर्तित किरण है। और ये कौन सी है, आपतित है। कौन सी है, आपतित किरण है। ओके, हाँ जी। इसके बीचों बीच हम एक लंब डाल लेते हैं जिसको अपने बोल देते हैं अभिलंब। क्या कह देते हैं, अभिलंब किरण। कौन सी, अभिलंब किरण। ओके, हाँ जी। इस अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है इसको हम कह देंगे आपतन कोण। कौन सा, आपतन कोण बोलते हैं इसको। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। और इसे परावर्तित किरण और अभिलंब किरण के मध्य जो कोण बन रहा है इसको हम कौन सा बोल देंगे, परावर्तन कोण। कौन सा, परावर्तन कोण बोल देंगे। कौन सा कोण कहते हैं इसको, परावर्तन कोण। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ये बात हमेशा याद रखनी है। परावर्तित जो किरण होती है उसकी आवृत्ति और चाल जो है वो नहीं बदलती है, अपरिवर्तित रहती है। इसके नियम क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में, देखो ऊपर एक ही माध्यम के अंदर है, एक ही माध्यम में होते हैं और तीनों इस समतल के ऊपर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है इसका मान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण को अपने आई से लिखेंगे और परावर्तन कोण को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। इसलिए अपने कह सकते हैं कि कोण आई जो है वो कोण आर के क्या है, बराबर होता है। कोण आई जो है वो कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। परावर्तन के प्रकार क्या है, परावर्तन के प्रकार भी दो प्रकार का परावर्तन देखने को मिलता है अपने को। कितने का, दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन। कौन सा, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कौन सा होता है, जब समतल क्या हो, बिल्कुल एक सतह के रूप में हो या चिकना हो, क्या हो, चिकना हो, तो जो परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद जो परावर्तित किरणें हैं, प्रत्येक बिंदु से परावर्तित जो किरणें हैं उनकी जो एंगल रहेगा वो एंगल क्या रहेगा, समान रहेगा। एंगल क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे ये ध्यान दे, ये पहली कोई प्रकाश किरण आ रही है और ये देखो ये परावर्तित होकर इस दिशा में चली गई, समझ गए। और ये दूसरी किरण आ रही है, इससे देखो अब इनके बीच में आप जो कोण बन रहे हैं वो कोण आप देख सकते हैं, कोण क्या है, बराबर है। कोण क्या बन रहे हैं, बराबर बन रहे हैं। ओके, हाँ जी। या फिर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप, जब प्रकाश की किसी समतल चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण है पर आपतित होती है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। परावर्तित प्रकाश किरणों की तीव्रता में कमी नहीं आती है, तीव्रता सेम की सेम बनी रहती है। तीव्रता सेम की सेम बनी रहती है, तीव्रता में कोई कमी नहीं आती है। और दूसरा आ जाता है विसरित परावर्तन। कौन सा, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है, जब जो अपने समतल ले रहे हैं वो समतल क्या हो, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो, खुरदरा हो, ऐसे है ना, क्या हो, खुरदरा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो इस में जो प्रकाश का अपवर्तन होगा इसमें जो, जैसे देख ध्यान दे, ये प्रकाश की पहली किरण आ रही है और टकराने के बाद इस दिशा में चली गई। देखो अब इसके मध्य जो एंगल बन रहे हैं और यहां देखो दूसरी ये प्रकाश किरण है, इसके मध्य जो एंगल बन रहे हैं दोनों में एंगल क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। और जो परावर्तित किरणें हैं इनकी दिशा भी क्या है, देखो अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग दिशाएं देखने को मिल रही है। देखो तो जब इस तरीके की घटना दिखे अपने को तो कौन सा होता है, विसरित परावर्तन होता है। और विसरित परावर्तन कहां होता है, खुरदरे पृष्ठ पर होता है। कहां होता है, खुरदरे पृष्ठ पर होता है। जब प्रकाश की किसी खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है, अर्थात प्रकाश संभवतः सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाता है, यानी कि अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे, अनियमित या फिर विसरित परावर्तन कहेंगे। अनियमित स्तों जैसे पुस्तक है, लकड़ी की मेज है, से विसरित परावर्तन होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख ले, दर्पण। तो दर्पण के बारे में अपने चर्चा करेंगे कल। क्लास जो है वो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे कल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
और क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें जो जिनके देखो कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, जो कोचिंगों में भारी जो फीस चल रही है उस फीस को नहीं दे सकते हैं वो, तो उन तक ये जो फ्री में जो यहाँ क्लासें मिल रही है ये क्लासें उन तक आप जरूर पहुंचाएं ताकि उनका भला हो सके और वो एग्जाम के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो मिलते हैं कल दर्पण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।